मैं 30 साल की गई थी, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी। जो भी मुझे देखने आता देखते ही मना कर देते थे। एक दिन घर के बाहर एक फकीर बाबा आया और बाबा ने मेरे हाथ में कंबल देकर बोला, इसे तुम 3 दिन ये कंबल ओढ़कर तुम 3 दिन अकेले और अंधेरे कमरे में सोना, फिर चमत्कार देखना, तुम्हारी बहुत जल्द ही शादी होगी। लेकिन जब भी मैं उस कंबल को ली थी, मुझे बहुत अजीब महसूस होता। उस रात को जब मैं बाहर आए तो मेरी जान ही निकल गई। हेलो दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मोना है। हमारे घर में मेरे माता पिता, मैं और मेरी 2 छोटी बहनें रहती थी। हमारी हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में हमारे घर में काम करने वाली शीला और उसका बेटा रामू रहता था। मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू हो गया था। लेकिन मेरी 30 साल की उम्र होकर भी शादी तय नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत मोटी थी। आज भी मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे खिड़की से चोरी से देख रहा हो। मैं दौड़कर खिड़की की तरफ भागी और पर्दा हटाया और वहाँ कोई नहीं था, पर मुझे किसी की तो साया दिखा था, पर वहाँ कौन था यह मैं देख नहीं पाई। डर के कारण मैं कांप रही थी। मेरे कमरे में मुझ पर कौन नजर रख रहा था। उतने में शीला कमरे में आती है और कहने लगी कि दीदी, लड़की वाले आ गए हैं, जल्दी तैयार हो जाए। मैं जल्दी से तैयार होकर लिविंग रूम में मेहमानों के लिए चाय लेकर आई। माँ ने सभी मेहमानों से मेरी पहचान करवाई। उनमें से एक महिला मेरी तरफ विचित्र नजरों से देखते हुए बोली, हमने तो सुना था कि आपकी बेटी 30 साल की हो गई है, लेकिन ये तो कहीं से भी इतनी उम्र की नहीं लगती। उनकी वह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैं चाय का ट्रे रखकर बाहर आ गई। तभी माँ कहने लगी कि उसकी उम्र कम है, बस थोड़ी मोटी होने के कारण वैसा लगता है। उतने में वो महिला कहने लगी, आजकल तो वजन कम करने की मशीन भी आ गई है, अपनी बेटी को थोड़ा व्यायाम करने के लिए कहें, भला इतनी मोटी लड़की को कौन अपने घर की बहू बनाएगा। मुझे उस महिला का जवाब मिल गया था, इसीलिए मैं बाहर गार्डन में आ गई थी। मुझे अब खुद से ही नफरत होने लगी थी। जो भी लड़का मुझे देखने आता मेरे मोटापे के कारण मुझे ना ही कह कर जाता। मैं डिप्रेशन की शिकार होती जा रही थी। उतने में मुझे फिर से लगा कि कोई मुझे चोरी छिपे देख रहा है। मैं तुरंत खड़ी हो गई और चारों तरफ देखा। उतने में मुझे लान में झाड़ियों की सरसराहट सी लगी। सामने से शीला आती हुई दिखाई दी। मैंने उससे इस बारे में पूछा तो कहने लगी कि दीदी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, शायद आपको कोई वहम हुआ होगा। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कोई मुझे चोरी छिपे देख रहा है। बाद में मैंने इस बात को अनदेखा कर दिया। जब मैं 16 साल की थी तो बहुत दुबली पतली थी और मेरी अच्छी बनावट होने के कारण मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता होती थी। लेकिन कुछ दिन बाद उम्र के आने पर मेरा शरीर भर गया और मैं मोटी दिखने लगी। मेरी नजर उतारते थकती नहीं थी और पता नहीं मुझे किसकी नजर लग गई थी और मैं हमेशा बीमार रहने लगी। एक दिन कॉलेज से आते समय मैं चक्कर खाकर गिर पड़ी और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने कहा इन्हें बहुत कमजोरी है और इन्हीं वजह से उन्होंने मुझे ताकत के इंजेक्शन देना शुरू कर दिए और मेरा शरीर फूलता गया। डॉक्टर कहने लगे कि यह सब इंजेक्शन का असर है और कुछ ही दिनों में सूजन कम हो जाएगी। लेकिन सूजन कम होने की जगह और ही फूलता चला गया। इस तरह से इंजेक्शन के कारण मेरा शरीर कितना मोटा हो गया था कि मेरा चेहरा भी बड़ा दिखने लगा था। एक कम उम्र की लड़की की जगह अब मैं एक औरत देखने लगी थी। अब मेरे घर वालों को भी शर्म आने लगी। मुझे भी अब मेरे मोटापे का आभास होने लगा था। मैं दिन भर रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे बहुत समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं हमेशा नाराज रहने लगी। एक दिन मैं सुबह के समय गार्डन में बैठी हुई थी, तभी किसी ने गेट पर आवाज लगाई हुई है, भगवान के नाम पर कोई मदद कर दो, भगवान आपकी सब मनोकामना पूरी करें। मैंने उस फकीर बाबा की आवाज सुनी और तुरंत गेट खोला। वे अपने शरीर के ऊपर एक कंबल ओढ़कर बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? कहने लगी कि मुझे जो चाहिए वो तुम नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें जरूर दे सकता हूँ। ये सुनते ही मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, बताना जरा मुझे क्या चाहिए।
उतने में उन्होंने अपने हाथ के कंबल को मुझे देते हुए कहने लगे कि यह कंबल तुम 3 दिन सोते समय ओढ़कर सोना, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। तुम्हारे बहुत जल्दी ही शादी तय हो जाएगी। उनकी वह बात सुनकर मैं हैरान थी। कोई साधारण फकीर नहीं था। उन्होंने मेरे दुख की एकदम सही वजह बताई थी। ये देखकर मेरी माँ के घर के बाहर आ गई और बाबा को कुछ दक्षिणा देकर उनके दर्शन किए जाते समय कहने लगी कि पीछे मुड़कर मत देखना, जल्द ही तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मैंने दोनों हाथों से वह कंबल ले ली और अपने कमरे में आ गई। उतने में मेरी माँ भी मेरे पीछे आ गई। माँ बहुत खुश लग रही थी। माँ कहने लगी कि आज बराबर तीसरे दिन तुम्हारे लिए जो रिश्ता आएगा हम उसे स्वीकार कर लेंगे। इस वजह से अपने घर में खुशी और सुख शांति आएगी। लेकिन अगर इस रिश्ते को हमने मना कर दिया तो अपना सब कुछ चला जाएगा, हम रास्ते पर आ जाएंगे, ऐसा फकीर बाबा कहकर गए हैं। माँ ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि बेटा रात में सोना तो ये कंबल ओढ़कर सोना। माँ के जाने के बाद मैंने वह कंबल खोल कर देखा तो एक काले रंग के मराठी कंबल जैसे दिख रहे थे। रात होते ही मैंने अपने कमरे की सभी लाइट बंद कर दे, पूरी तरीके से अंधेरा कर दिया और वह कंबल ओढ़ ली। ये सब करते हुए मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे पूरे शरीर में वह कंबल चुभ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस कंबल को फेंक दूं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पूरी रात जैसे मैंने कांटों पर सोते हुए गुजारे हो। सुबह होते ही माँ ने पूछा कि तुम वह कंबल ओढ़कर सोए थे। मैंने माँ से हाँ कहते हुए सिर हिलाया। रात भर ना सोने के कारण मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही थी, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर फिर से आराम करने लगी। उन बाबा के शब्द मेरे कान में गूंज रहे थे। मैं मेरी शादी के बारे में सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी। उन्होंने जैसा बताया था उसी प्रकार मैं 3 दिन तक चादर ओढ़कर सोई थी। 3 दिन बाद मैं उठकर नहा धोकर किचन में आई। माँ कहने लगी कि बेटा आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। अब तो तुम कुछ ही दिन की मेहमान हो हमारे घर में, किसी भी काम को बिल्कुल हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बहनें मुझे चिढ़ा रही थी। मैं अपने कमरे में आ गई और हल्का सा मेकअप करके मैं बाहर आई। मुझे पता था कि किसी भी समय मेरे लिए रिश्ता आने वाला था। हम सभी नाश्ता करने के लिए बैठे थे पर सभी की निगाहें गेट पर ही टिकी थी। लेकिन उतने में कुछ बहुत अजीब हुआ। शीला ने हम सबको नाश्ता दिया और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हम सब बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पापा उससे कहने लगे कि क्या हुआ शीला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। उस पर शीला कहने लगी कि साहब छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, पर क्या करूं, कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं एक मंदिर के बगल में बैठी हुई हूँ और एक साधु बाबा मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि जाकर अपने बेटे के लिए मोना का हाथ मांग लो और अगर मना कर दिया तो कंबल लेकर वापस आ जाना। ऐसा करने से उसके जीवन में अंधेरा और कालापन छा जाएगा। मुझे नहीं पता कौन से चादर और कौन सा अंधेरा, मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके सामने हाथ फैला कर बैठी हूँ और मुझे निराश मत करना। हम सब तो उसकी ऐसी बातें सुनकर सन रह गए। उतने में माँ कहने लगी हम अपनी बेटी मोना की शादी तुम्हारे बेटे रामू के साथ करने को तैयार है। मैं हैरानी से माँ की तरफ देख रही थी और पापा शांत बैठे हुए थे। इतने में मैं उठी और पैर पटकती हुए अपने कमरे में चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमारे घर की नौकरानी के बेटे से कैसे शादी कर सकती हूँ? वो तो हमारे यहाँ माली का काम करता था। बेशक हम दोनों बचपन में एक साथ खेले हुए एक साथ रहे हैं, पर इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं उससे शादी ही कर लूँ। मैं जोर जोर से रोने लगी। उतने में मुझे लगा कि कोई मुझे चोरी से देख रहा हूँ। मैंने उठकर उस तरफ देखा तो कोई नहीं था। मैंने गुस्से में अपने कमरे की खिड़की बंद थी। कुछ देर बाद मेरे माता पिता मेरे पास है और मुझे समझाने लगे। मैंने भी बहुत कोशिश की तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की, पर मैं असफल रहा। मुझे उन बाबा का श्राप नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि अगर मैं इस रिश्ते को ना कहता हूँ तो क्या होगा, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम लोगों को किसी भी हाल में नहीं खो सकता। 2-3 दिन बाद हम तुम्हारी और रामू की शादी करवा देंगे। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर चले गए। मैंने खुद को 2-3 दिन तक कमरे में
बंद कर लिया था। 3 दिन बाद माँ मेरे माँ लाल रंग का जोड़ा लेकर आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, पंडित जी किसी भी वक्त आते होंगे। मैंने भी मजबूरी में रिश्ता मान गई और कुछ ही समय में हमारी शादी हो गई और मैं उस सर्वेंट क्वार्टर में आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं भाग जाऊं। अगर मैं मोटी नहीं होती तो मुझे एक नौकर से शादी नहीं करनी पड़ती। शीला मुझे रामू के कमरे में छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद रामू भी कमरे में आया। मैंने घूंघट लेना जरूरी नहीं समझा। मैंने जब रामू की तरफ देखा तो मुझे नाराज सा लगा। मेरे बगल आकर बैठने ही वाला था कि मैं जोर से बोली, खबरदार, शीला ने मेरा हाथ जमीन पर बैठकर मांगा था। उसे अपने पाने मालिक से बात करने की मर्यादा पता है, लेकिन उसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। रामू मेरे सामने बेड पर बैठा और कहने लगा कि तुम मेरी मालिक नहीं हो, मैं तुम्हारे पिता का नौकर हूँ। तुम्हारा पापा मुझे तनख्वाह देते हैं, तुम नहीं। उस पर मैं चढ़कर कहने लगी कि तुम अपनी मालकिन के साथ कमरे में नहीं सो सकते, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर रामू गर्दन नीचे करके कमरे से बाहर चले गए। उसके जाने के बाद मैंने कमरा बंद कर लिया और सो गई। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी उठकर अपने घर आ गई। मेरे पापा को बड़ी हैरानी हुई। मैंने उनसे कहा कि हमने उस फकीर के बात मान ली और मैंने रामू के साथ शादी भी कर ली है। अब हम पर कोई भी संकट नहीं आएगा, लेकिन अब मैं यही रहूंगी। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने उनकी एक बार भी ना सुनी। अब मुझे घर आए 3 महीने हो गए। मैं अपने कमरे की खिड़की से रामू को गार्डन में काम करते देखती। वो कभी गार्डन में घास काटता तो कभी पेड़ों को पानी देता। ऐसा करते करते 9 महीने बीत गए। एक दिन अचानक शीला मेरे पापा के पास आई और कहने लगी कि साहब, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। शादी के बाद रामू मोना से प्यार करने लगा है और उसके प्यार में पागलों की तरह रहने लगा है। मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती और तो और बुखार में तप रहा है। ये सुनकर मैं सोचने लगी कि मुझे कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है। रात भर में शीला के कई बातों को सोच रही थी और रात भर करवटें बदलती रही। मैं बहुत बेचैन हो रही थी। तभी अचानक मैं बेड से उठी और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ गई। रामू के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे बस ये देखना था कि शीला जो कुछ बता रही थी उसके पीछे का सच क्या है। मेरे आगे जाते ही किशन की आवाज मेरे कानों में पड़े। वह शीला से कह रहा था कि माँ, मुझे लगा था कि मेहनत मजदूरी करते हुए पेट भरने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये अमीर लोग हम नौकरों को अपने पैर की जूती समझते हैं। माँ, तुमने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की कि ज्यादा बड़े ख्वाब मत देखो। मोना तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। वो मेरा बचपन का प्यार थी। मैं उसका प्यार पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने कहा कि मोना की माँ अपनी बेटी हाथ तुम्हारे हाथ में कभी नहीं देगी। रामू की यह बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। उतने में शीला कहने लगी कि तुम्हें पता है, मोना जब 2 महीने की थी तब उसकी माँ का निधन हो गया था और फिर मैंने उसे संभाला। तुम दोनों में ही मेरी जान बसती थी। मैं तुम दोनों को एक ही थाली में खाना खिलाती थी, तुम्हारे झूले में उसे भी सुला देती थी। और बड़े मालिक ने बाद में दूसरी शादी कर ली। नई मालकिन का व्यवहार मोना के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनकी बेटियां देखने में ठीक ठाक थी, लेकिन मोना किसी अप्सरा से कम नहीं थी। मालकिन ने जानबूझकर उसे मोटे होने के इंजेक्शन दिलवाए ताकि उसकी शादी ही ना हो। अगर उसकी शादी नहीं होती तो उसे संपत्ति का एक हिस्सा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीला की सारी बातें सुनकर मेरा शरीर कांप रहा था। मैं हैरान थी। यह सब सुनकर मैं वही दीवार का सहारा लेकर जमीन पर रोने लगी। उसने में रामू कहने लगा कि मैं हमेशा मोना को चोरी छिपे देखा करता था। वह हमेशा होती रहती थी। मुझे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने वह सब नाटक किया। मेरी दोस्त के पिता ने और वह सब नाटक किया। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन उसने मुझे कभी अपनाया नहीं। अब हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। रामू और उसकी माँ की बातें सुनकर मैं रोने लगी। जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे में आई। सुबह होते ही मैंने अपने पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। पापा ने कहा कि वे सब कुछ ठीक कर देंगे। पापा ने माँ से कहा,
मोना को अपने घर जाना होगा। माँ बड़ी खुश हुई। फिर पापा ने शीला और रामू को बुलाया और उनसे कहने लगे कि तुम्हें पता है, मुझे बेटा नहीं है और दामाद भी तो बेटे जैसा होता है, इसलिए आज के बाद रामू तुम सब कुछ संभालो। मेरी माँ तो हैरान। पापा ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात रामू के हाथ में रख दिए। पापा के प्लान की वजह से माँ के अरमानों पर तो मानो पानी ही फिर गया हो। जिस संपत्ति के लिए माँ ने मुझे जीवन भर घर में बिठाने की सोची, और वो सब आज मेरे पति रामू के हाथ में था। अब मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है। मैंने अपनी माँ को भी माफ कर दिया है, क्योंकि उनकी वजह से ही रामू जैसा प्यार करने वाला पति मिला है। रामू को मैंने दिल से अपना लिया है। आज मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैंने अपना अलग बंगला बना लिया है। वहाँ मैं और मेरी फैमिली रहती है और रामू पापा के साथ मिलकर सारा काम देखता है और पापा को मालिक वाली ही इज्जत देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पसंद आई हो तो अनजान वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।